अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, कल जो सवाल किया था ना उसकी मैं वर्किंग्स करके दे रहा हूं और नसीहत तो ये है कि वर्किंग्स फॉलो कर लेना। आई कैप में डिफरेंट वर्किंग्स भी होती हैं, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट फॉर्मेट फॉलो करते हैं, एंड रिजल्ट सबका सेम ही है। तो इसलिए जिन वर्किंग्स को बता रहा हूं उनको फॉलो कर लीजिएगा। ये पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं। और मैं आपको ये एक प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। पीपीई ये एसएफपी बना ली हुई थी, कल वर्किंग्स बनाने लगा हूं। एसएफपी तो मैं सामने लाने के लिए दोबारा बना रहा हूं, वरना कल मैं एसएफपी बना चुका हूं। फिर भी मुझे दोबारा बता दें। 100 प्लस 80 180,000। और क्या था? इन्वेस्टमेंट्स 15 प्लस 10। जी प्लस 40 95। जी जी 128। ये हो गया एसएफपी का फेस। कल मैंने जो कॉन्सेप्चुअली बहुत गंदी मंदी वर्किंग की थी, अब मैं आपको साफ सुथरी करके दिखाता हूं जो हम फॉलो किया करेंगे। गुडविल रुपीस के 2 कॉलम चलाया करेंगे इसमें। एक चीज होती है उसको कहते हैं कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। ऑफिशियली नाम कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड है। आप इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड भी कह सकते हैं। ये वो पैसा है जो पेरेंट इन शेयर्स को खरीदने के लिए दे रहा है। कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड या इन्वेस्टमेंट भी काफी है। कितने पैसे दिए पेरेंट ने? कल वाला सवाल, कितने में खरीदे? ये इधर आउटर कॉलम में आ गया। एक लाइन की जगह छोड़िए मैंने, ठीक है, थोड़ी देर तक लिखता हूं। अभी एक लाइन लिखूंगा यहां, लेस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। गुडविल कब की कैलकुलेशन है? एक्विजिशन डेट की, क्योंकि गुडविल का कॉन्सेप्ट यही है कि जब कंट्रोल खरीदा था उस वक्त ज्यादा पैसे दिए थे ना, तभी गुडविल है। तो उस वक्त क्या गुडविल की वैल्यू थी? तो हमें ये कैलकुलेशन एक्विजिशन डेट की करनी होती है। नेट एसेट्स यानी इक्विटी, एस की उस वक्त इक्विटी कितनी थी? अच्छा, ज्यादातर ना यही होगा कि हमें उस वक्त की इक्विटी यानी इक्विटी आइटम्स की वैल्यू गिवन होगी। ऐसा हो सकता है कि आपको उस वक्त के एसेट्स और लायबिलिटीज दे दिए हों, तो नेट इक्विटी ही होंगे। इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ज्यादातर यही कि हमारे पास ये डाटा अवेलेबल होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी के आपको एक्विजिशन डेट के एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर गिवन हो, ऐसा हो सकता है। तो उस वक्त कैपिटल, अब ये इनर कॉलम में आ रहा है 40, प्रीमियम, अदर रिजर्व्स उस वक्त 6000, रिटेन्ड अर्निंग्स उस वक्त 16,000। इनका करना है टोटल, इनका, और वो ले आना है आउटर कॉलम में। इसमें से ये माइनस करना क्यों ठीक नहीं है? ये पूरी इक्विटी की वैल्यू है, ये सिर्फ 75% के लिए दिए जाने वाले पैसे हैं। दो काम कर सकते हैं, या तो इसमें से इसका 75% माइनस कर लें, या ये पूरी इक्विटी है ना, तो 75% की वैल्यू ये है, बाकी 25% भी लिख देते हैं और उसको मैं कह देता हूं वैल्यू ऑफ एनसीआई, और ये कैलकुलेट करूंगा दिस इंटू 25%। क्योंकि इसमें से हमने 75% इतने का खरीदा, बाकी 25% हम नहीं खरीद सके। वो जिन लोगों का था उनके पास ही रहा। कितने रुपए का था? इसका 25%, कितना? 16,500। अब इस वक्त ये पूरी इक्विटी की वर्थ आ गई ना। वर्थ का मतलब है कि हमारा हिस्सा हमने इतने का खरीदा है, बाकियों के पास वो इतने रुपए का था। अब इसमें से हम पूरा 66 माइनस कर लें, या अभी भी 66 का 75% माइनस करें?
अब हम पूरा 66 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव गुडविल है, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव गुडविल है। कितना है देखिए, ये गुडविल आ गई 4500। ये गुडविल की वर्किंग है। जी, इस वर्किंग पे बताएं, कोई एतराज परेशानी? अभी मैं कर रहा हूं एक सब्सिडरी। असल सवाल जो होता है उसमें एग्जाम में जो होता है उसमें एक से ज्यादा सब्सिडीज होती हैं, या सब्सिडी भी होती है, एसोसिएट भी होता है, जॉइंट ऑपरेशंस भी होते हैं, जॉइंट अरेंजमेंट। तो हमें मल्टीपल कंपनीज की फिगर्स लेनी होती है। तो उसके लिए एक रीजनेबल स्पेस मैनेजमेंट ये है कि जितनी कंपनीज है ना उतने कॉलम बना लेंगे। तो अभी इस सवाल एक पी है और एक एस है, जितनी कंपनीज होंगी वो कॉलम ऐड करते जाएंगे। तो अदर रिजर्व्स, हम इस वक्त ये सवाल ईयर एंड पे सॉल्व कर रहे हैं, तो अदर रिजर्व्स ईयर एंड पे हैं कितने, इसको आप बेशक ऐसे कह लेंगे एज पर एसओएफपी। पेरेंट के अदर रिजर्व कितने? 24,000। एस के कितने? एसएफपी में कितने? एस पर एसएफपी 11,000। हमें इसका 75 इसमें ऐड कर लेना, या पोस्ट का। पोस्ट कैसे निकालें? लेस प्री एक्विजिशन कितने थे? 6,000। और यहां पर हम कहेंगे ऐड शेयर इन एस 5,000 का 75%। पेरेंट का कॉलम, एस का कॉलम, जितनी कंपनीज होंगे उतने हम कॉलम बनाते जाया करेंगे। पी का कॉलम हो गया, ये एस का कॉलम हो गया। एसओएफपी की फिगर्स लिखी, इसमें से प्री माइनस किया, और जो नेट आया वो पोस्ट है, इस पे परसेंटेज लगा के इधर ऐड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से रिटेन अर्निंग्स, पी का कॉलम, एस का कॉलम, एस पर एसओएफपी। पी की रिटेन अर्निंग कितनी है? एस की 25,000 लेस प्री एक्विजिशन। जी 9,000। और जी 6, 7, 6। ये अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग। जितनी कंपनी होंगी सवाल में उतने कॉलम बनाया करेंगे। हमारा मेन कॉलम ये है, ये बाकी कॉलम ये बनते जाएंगे। जिस जिसके कॉलम बनेंगे उसके टोटल के ऊपर परसेंटेज लग के इधर ऐड होता जाया करेगा। अभी एक सब्सिडी है ना, एक और सब्सिडी होगी तो मैं एक और कॉलम बना दूंगा, उसमें भी मैं ऐसे ही लिखूंगा एज पर एसओएफपी लेस प्री। उसका आंसर आएगा, उसमें लेट से 60% है, उस पर 60% लगा के इधर ऐड हो जाएगा। तो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग। अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, अदर रिजर्व्स में तो मैक्सिमम एक लाइन और आनी है, इसमें मजीद लाइनें आया करेंगे, एडजस्टमेंट्स किया करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स हमारी इस कॉलम में हो रही होंगी, मैंने थोड़ी स्पेस सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स आया करेंगी। फिर जो आंसर आया करेगा उसका 75 इधर आएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स इस कॉलम में आया करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन दोनों कॉलम्स में एडजस्टमेंट्स हुआ करेंगे। ये रिटेन अर्निंग की वर्किंग है।
इतनी नोट करें, फिर मैं एनसीआई बताता हूं। जी, वो नोटेड वर्किंग। एनसीआई, कल मैंने आपको एनसीआई सिर्फ कॉन्सेप्चुअली ये कह के बताया था कि ईयर एंड पे एस की जितनी इक्विटी है उसमें से 25% एनसीआई है, तो मैंने उसका टोटल करके 25 लगाया था। कैलकुलेट हम ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेट हम थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे। कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे कि एक्विजिशन डेट तक जो एस की इक्विटी थी उसमें एनसीआई का हिस्सा कितना था, कितने रुपए था। एक्विजिशन डेट तक जो एस की इक्विटी थी उसमें एनसीआई का हिस्सा कितना था, यहां नजर आ रहा है कहीं, इधर नजर आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा नजर, नहीं आ रहा नजर, नजर आ रहा है, कितना था 16,500। कैसे निकाला ये, उस वक्त की इक्विटी पे 25 लगाया है। तो एनसीआई की वर्किंग हम 3 लाइनों में कैलकुलेट करेंगे। एक लाइन ये वाली, ये जो ऊपर लिखी हुई है, एनसीआई की वैल्यू एक्विजिशन 16,500। ये फिगर जो हम यहां लिखना चाह रहे हैं, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हम यहां उतने रुपए लिखने लगे हैं जो ईयर एंड पे एस की इक्विटी में एनसीआई का हिस्सा है, या हम वो फिगर लिखने लगे हैं जो एक्विजिशन डेट पे एनसीआई का हिस्सा था, जो ईयर एंड पे है। क्या ये ईयर एंड की फिगर है, कब की है? तो अगर हम ईयर एंड तक पहुंचना चाहें तो इस फिगर से अगर चल लें, क्या ऐड कर लें तो ईयर एंड तक पहुंच जाएंगे, पोस्ट में एनसीआई का हिस्सा। तो जो इन दोनों वर्किंग्स में जिस पे 75-75 लगाए ना, अगर उसी पे 25-25 लगा दें तो वो पोस्ट में एनसीआई का हिस्सा आ जाएगा। तो अदर रिजर्व्स 5,000 पे 25 और रिटेन अर्निंग्स 9,000 पे 25, कितना 2250। एनसीआई ऑफिशियली हम ऐसे कैलकुलेट किया करें, ये फिगर एज इट इज, और वो जिन पे हमने 75-75 लगाया था उन पे 25-25 लगा के इसमें ऐड कर देंगे। एनसीआई की वर्किंग यही रहेगी, ये 3 लाइनें ही रहनी और उसमें कुछ नहीं होना। हाँ, जब कॉम्प्लेक्स ग्रुप कराऊंगा ना एक चीज, तो इसमें एक लाइन और आएगी, अदरवाइज एनसीआई यही है। एनसीआई इतनी ही रहेगी, इसमें भी लाइनें फलती फूलती रहेंगी, इसमें भी लाइनें फलती फूलती रहेंगी। बेस वर्किंग्स ये 4 हैं, गुडविल की वर्किंग, अदर रिजर्व्स किसी सवाल में होगी किसी में नहीं होगी, रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई। और एसएफपी का ग्रैंड टोटल क्या था, या चलें क्या है 304। और इस पार्ट ए को मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट में अंग्रेजी में क्या मेंशन किया था, पार्ट ए की अंग्रेजी देखें, एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। हमने एनसीआई की फिगर कैसे कैलकुलेट की, एक्विजिशन डेट पे जो नेट एसेट्स बनते थे उनका प्रोपोर्शन लिया है, तो इसलिए इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। इस मेथड का नाम है एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। ये पार्ट ए था, इसकी वर्किंग अच्छी तरह तसल्ली से देख लें, फिर मैं पार्ट बी कराता हूं और ये मेरा वो बेसिक प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, फिर मैं एडजस्टमेंट करानी शुरू करता हूं।
जी, ये नोटिंग पूरी करें तो मैं पार्ट बी करता हूं। ठीक है, नोटेड। अच्छा, मैं इसको ना फॉर्मली वर्किंग की शक्ल दूंगा, अभी सिर्फ एक बात समझ लीजिए, तो इसलिए मैं गंदी मंदी रफ वर्किंग कर रहा हूं। ये जो सवाल अभी ये गुडविल वाला पोर्शन है, रेहान ये और ये रखना कवर, ठीक है, ये और ये आए 66,000 का 75% ले, 66,000 का 75%, 49,500। अगर हमने एस के शेयर्स इतने रुपए के लिए होते तो 54 की जगह ये आता, 16,500 आता, इसमें से 66 माइनस करते तो गुडविल कितनी आती? 0। गुडविल 0 आ जाती। अच्छा, एक काम और कर दें, 4,000 इंटू 18 रुपए करें, 4,000 इंटू 18 रुपए, 72,000। अगर हमने एस के सारे शेयर्स खरीद लिए होते सारे, तो 54,000 पे किया होता, क्या ज्यादा है? ज्यादा ना। हमने एस के कितने शेयर्स खरीदे? 75%, कितने बने? एस का कैपिटल कितना है सवाल में? बल्कि सवाल में क्या ये लिखा हुआ है? 40,000। कितने शेयर्स हैं ये? 4,000। मैंने ब्रैकेट में लिखा था ₹10 ईच, तो 4,000 शेयर्स हैं। हमने कितने ले लिए? 3,000। अगर पूरे 4,000 ले लेते, सारे के सारे शेयर्स ले लेते, तो भी टोटल 54,000 देते, ज्यादा देते ना। तो चलो मैं कह रहा हूं कि 72,000 देते, तो इसकी जगह 72 लिखता। वैल्यू ऑफ एनसीआई 0, 66 माइनस 6,000। अगर हमने सारे शेयर खरीदे होते तो पैसे यकीनन 54 से ज्यादा दिए होते, चलो मैं कहता हूं 72 दिए होते, तो गुडविल 6,000 आ जाती। लेकिन चूंकि सारे शेयर्स नहीं खरीदे तो गुडविल आ रही है 4,500। गुडविल किसका अच्छा नाम है, पी का या एस का? एस का। ये एसेट किसका है, पी का या एस का? गुडविल किसका अच्छा नाम है? एस का। तो ये किसका एसेट है? एस का एसेट है। एस का एसेट है, तो एस की बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रहा? इंटरनली जनरेटेड है, IAS 38 ने मना किया हुआ था, इसलिए नहीं, वरना एसेट ये एस का है। एस का एसेट है, बैलेंस शीट में बेशक नहीं आ रहा था, लेकिन एस का एसेट है। हमने अभी सवाल के अंदर 75% शेयर खरीदे, तो एस के एसेट्स पूरे पूरे कंसोलिडेट किए या उनका 75%? पूरे। क्यों? हमने तो सिर्फ 75% खरीदे हैं शेयर्स। शेयर्स 75% खरीदे हैं ना, एसेट्स पे तो पूरा कंट्रोल है, इसलिए पूरे एसेट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं और पूरी लायबिलिटीज कंसोलिडेट हो रही हैं। यानी कंट्रोल को बस, चाहे परसेंटेज शेयर होल्डिंग 100 हो चाहे 100 से कम हो, एस के फुल एसेट्स कंसोलिडेट होंगे। गुडविल किसका एसेट है? एस का। अगर एस का एसेट है और सारे के सारे एसेट्स फुली कंसोलिडेट होने चाहिए, तो फिर ये पूरी गुडविल तो नहीं शो हो रही। हमने बैलेंस शीट में 4,500 लिखा है, क्या ये एस का मुकम्मल अच्छा नाम है? है? नहीं है। मुकम्मल अच्छा नाम तो शायद 6,000 होता। अगर पूरे शेयर्स खरीदते तो गुडविल पे 4,500 थोड़ी निकलती, 6,000 निकलती। यानी एस का अच्छा नाम 6,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में 6,000 नजर आ रहा है नहीं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल मसला ये आ गया कि जब एस के बाकी एसेट्स, बाकी रिसोर्सेज पूरे पूरे शो हो रहे हैं, चाहे शेयर होल्डिंग 100 से कम ही क्यों ना हो, तो फिर गुडविल भी तो एस का ही रिसोर्स है, तो वो पूरा क्यों नहीं शो हो रहा? ये एक आर्गुमेंट है। और इसका जवाब ये हो सकता है कि हम अच्छा नाम कैसे कैलकुलेट करें, कौन से तराजू में अच्छा नाम कैलकुलेट होगा, कौन सी खास रोशनी में नजर आएगा। अच्छा नाम कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं पता। हां, हम जो तरीका यूज कर रहे हैं, क्या तरीका यूज कर रहे हैं? कितने पैसे दिए थे, उस तरीके का आंसर मजबूरन 4,500 ही आएगा, क्योंकि हमने यहां 54,000 यूज किया है, तो आंसर 45 ही आना है। तो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, ये उस मेथड की लिमिटेशन है कि एस की गुडविल फुल शो नहीं हो पा रही। ये मेथड की लिमिटेशन है, हमें एतराज नहीं है, बस मेथड की लिमिटेशन है। तो एक आर्गुमेंट है कि जब एस के सारे एसेट्स फुली कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो एस का अच्छा नाम भी एस का है, वो भी पूरा होना चाहिए। लेकिन उसकी कैलकुलेशन का जो मेथड है, उस मेथड से ये नजर आ नहीं रहा पुराना। तो IFRS 3 ने पेरेंट्स को 2 ऑप्शंस दे दी। उनको कहा कि आप चाहें तो ये तरीका फॉलो कर लें, आधी अधूरी गुडविल है, इसी से काम चला लें, चाहे तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं, उस एक और तरीके से पूरी गुडविल निकल आएगी। तो पेरेंट की मर्जी, वो दोनों में से जो मर्जी तरीका लगाए। आपको सवाल वाला बताएगा इनमें से कौन सा वाला तरीका लगेगा, या तो सवाल वाला क्लियर बता देगा या सवाल के डाटा से पता चल जाएगा। दूसरा तरीका यह है
रिक्वायरमेंट बी, गुडविल की वर्किंग, इसकी जगह अब ये हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि पेरेंट ने जो पैसे दिए हैं वो तो लिखें, 54,000, और एनसीआई की वैल्यू इसका प्रोपोर्शन लेने की बजाय ये लिखें कि अगर इस वक्त बाकी 25% शेयर्स भी खरीद लेते तो कितने के खरीदते। क्या हमने बाकी 25 भी खरीद लिए हैं? सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम ये कहेंगे कि अगर बाकी 25 भी खरीद लेते, चलो मार्केट से खरीद लेते, तो कितने के खरीदते, जितनी उनकी मार्केट वैल्यू होती है ना। इसको कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, जो कि मैंने पार्ट बी में लिखी हुई है, रिक्वायरमेंट बी में लिखी हुई है जी। तो एनसीआई के पास 1000 शेयर्स हैं, 18 रुपए एक की फेयर वैल्यू है, तो ये बन गया 18,000। बाकी ये ऐसे ही होगा, कैपिटल 40, प्रीमियम 4000, अदर रिजर्व्स 6000, रिटेन्ड अर्निंग्स 16,000, 66,000, 6,000। इन दोनों में फर्क क्या बना, यहां पर एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, यहां पर एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। इसको फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। और अगर ये वाला मेथड फॉलो हो रहा हुआ तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीआई की वर्किंग में क्या फर्क पड़ेगा, पहली लाइन में 16,500 की जगह 18,000 आ जाएगा। बाकी वैसे ही रहेगा। कितना हो गया, ये सवाल की रिक्वायरमेंट बी। एसओएफपी में इस गुडविल की जगह 6,000 आ जाएगा और इस एनसीआई की जगह 21,500 आ जाएगा, बाकी यही होगा। तो इन दोनों मेथड्स में फर्क, इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, और इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो गुडविल की वर्किंग में इस एनसीआई वाली लाइन का फर्क है, और इसी तरह एनसीआई की वर्किंग में ये एनसीआई की लाइन का फर्क। ये बेसिक प्रोसीजर खत्म, इसकी वर्किंग अच्छी तरह देख लें, इसमें जो पूछना है पूछ लें, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट कराना शुरू करता हूं।
ठीक है जी, ये बेसिक प्रोसीजर डन। अभी तक हमने जो भी किया, पी और एस की रिकॉर्डेड फिगर्स को प्लस किया है या उनको आपस में ऑफसेट करके नेट फिगर लिखी है। खुद से कोई फिगर नहीं डाली है सिवाय इसके। इस 18,000 के अलावा इससे पहले पहले जितना कुछ भी करवाया हमने कोई फिगर खुद से इंसर्ट की है। पी और एस की रिकॉर्डेड फिगर्स जो उनकी एसओएफपीज में आ रही हैं उनको ऐड किया है या कुछ को नेट किया है, और वो नेट आंसर यहां लिखा है। खुद से कुछ नहीं किया। अभी हमने सिर्फ P प्लस S किया है, सिंपल एडिशन या कुछ का नेट। अब हम करने लगे हैं एडजस्टमेंट्स, यानी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन फिगर्स में कुछ खामी है। ग्रुप की नजर में इन फिगर्स को ठीक करने के लिए नहीं, मैं कहता इन फिगर्स को ग्रुप की एनएक्स से जितना आना बनता है, अब हम इनको वो बनाने लगे हैं। तो वो फिगर्स बनाने के लिए हमें खुद से कुछ ना कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा। इनको मैं कहूंगा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। और चूंकि बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं तो हमें जब भी कोई फिगर खुद से डालनी पड़ेगी तो बैलेंस शीट तभी टैली रहेगी जब हम उसका डबल इफेक्ट लेंगे। तो अब से ऑनवर्ड जो भी एडजस्टमेंट पढ़ाने लगा हूं उसका हमें डबल इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो ही एसओएफपी टैली रहेगी। तो अब मैं कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स पढ़ाने लगा। अच्छा, करूंगा मैं ये कि मैंने चूंकि ये सारा कुछ किताब में लिखा हुआ है और कंसोलिडेशन के जो नोट्स मैंने चैप्टर में लिखे हुए ना, वो स्टैंडर्ड एज इट इज नहीं छपा हुआ। वैसे तो पीछे जितना भी पढ़ाया उनमें स्टैंडर्ड भी लिखा होता था, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देता था, टेबल बना देता था। इसमें मैंने टोटली डिफरेंट खुद से लिखा हुआ है, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, इस तरह के नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं अब करूंगा ये कि हर एडजस्टमेंट समझाऊंगा। सामने एक सवाल की फुल पिक्चर मौजूद है, यहां पर लिख के भी दिखाऊंगा कि कहां ऐड करना है, कहां लेस करना है। आपकी मर्जी, जैसे आप उसको नोट करना चाहें। मैंने तो सामने जो कर चुका हूं ना, जैसे मैं एक एडजस्टमेंट समझाऊंगा कि इतने रुपए यहां से ऐड होंगे और यहां से ऐड होंगे, तो मैं आपको बोर्ड में यहां प्लस और प्लस करके दिखा दूंगा। अब आपने इस बात को कैसे नोट करना है, नहीं करना, वो एक मिसाल सामने आएगी, फिर पता चल जाएगा कि कैसे करना है। और उसकी अंग्रेजी वो मैं आपको कहूंगा फलाने पेज पे जाके फलानी चीज पढ़ लें, ये समझा दिया आपको मैंने। फिर हर एडजस्टमेंट के बाद मैंने ना कैफ के सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन कह के डाले हुए हैं। वो कैफ के सवाल है, उनमें से जितने लिख के कर लेंगे उतना अच्छा होगा। जिसमें आपकी लिख के करने में मौत पड़ती होगी जुबानी देख लेना। लेकिन डाले मैंने सारे कैफ के सवाल हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से। हाँ, जब मैं सारी एडजस्टमेंट्स करा लूंगा तकरीबन सारी, तो मैंने ना एक मास्टर क्वेश्चन बनाया हुआ है, सारी एडजस्टमेंट्स डाल के एक बड़ा सा सवाल, वो मैं बोर्ड पे कर दूंगा। उसके अलावा मैं अब बोर्ड पे नहीं कर रहा हूंगा, मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगा, उनका प्लस माइनस समझाऊंगा, बुक में से कहूंगा फलानी जगह पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन कह दूंगा। चलो एक आधा सवाल शायद मैं बोर्ड पे भी करके दिखा दूं। उसके अलावा आपने खुद करने लिख के कर लेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो जुबानी कर लेना। कैफ वाले सारे सवाल कर लेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, फिर एक मास्टर क्वेश्चन बड़ा सवाल वो मैं बोर्ड पे करूंगा। पूरी क्लास उस बोर्ड पे करने में लगेगी, उस सवाल को वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तो एडजस्टमेंट्स कराता हूं, यादान होले फिर एडजस्टमेंट्स कराता हूं।
अच्छा, मैं तो जुबानी से कहूंगा, अगर आप कहीं ये रखना चाहें कि अब हम कौन सी एडजस्टमेंट करने लगे ताकि तरतीब से चलाता जाऊं, तो वो बेसिक आप लिखना चाहें तो लिख लें। एडजस्टमेंट नंबर 1 बताने लगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 में एक है थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन और एक है रिलेटिवली आसान पोर्शन। पहले आसान पोर्शन बता रहा हूं, फिर मुश्किल पोर्शन बताऊंगा। पहले आसान पोर्शन बताता हूं। IS 36 में CGU में जब लॉस बांटते थे तो गुडविल को भी लॉस बनता था। मुश्किल पोर्शन यह है कि आपको गुडविल का हिस्सा खुद निकालना पड़ेगा। प्रॉपर CGU तो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन गुडविल का हिस्सा कितना बनता है ये आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल पोर्शन है, ये मैं आपको कुछ क्लासेस बात कराऊंगा। जब मास्टर क्वेश्चन कराने लगूंगा ना तब बता दूंगा। अभी मैं आपको आसान पोर्शन करा रहा हूं कि गुडविल का जो हिस्सा बनता है वो गिवन है। जो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस का हिस्सा बनता है वो गिवन है। अब गुडविल एक एसेट है, ग्रुप बैलेंस शीट में आ रही है। अगर 1000 रुपए से ये इंपेयर्ड है तो बताएं इस 1000 रुपए को मैं कहां कैसे अकाउंट फॉर करूं। गुडविल एक एसेट है जिसका इंपेयरमेंट लॉस है 1000 रुपए। बताएं डबल इफेक्ट उसका कहां कैसे अकाउंट फॉर करूं। गुडविल एक एसेट है जो 1000 रुपए इंपेयर्ड है। गुडविल एसेट है, इंपेयर्ड है। गुडविल को कम कर लेंगे तो चाहे NCI वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर है, चाहे NCI वैल्यूड एट फेयर वैल्यू है, एक इफेक्ट गुडविल की वर्किंग में गुडविल निकालने के बाद यहां से लेस, चाहे ये मेथड है चाहे ये मेथड है, और जो फाइनल गुडविल का आंसर है वो SOFP के फेस पे चला जाएगा। चाहे NCI वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर हो, चाहे NCI वैल्यूड एट फेयर वैल्यू हो, गुडविल में से लेस एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट लॉस है, बैलेंस शीट का सवाल है, रिटेन अर्निंग को चार्ज करना है ना। अब इसमें मसला यह है कि रिटेन अर्निंग को चार्ज करना है इस कॉलम में कि इस कॉलम में। अगर NCI वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर है, NCI वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, तो जो गुडविल निकली थी वो सिर्फ पेरेंट के ज्यादा दिए हुए पैसों से निकली हुई है ना। पेरेंट ने जो ज्यादा पैसे दिए थे सिर्फ उतनी निकली हुई है। NCI तो हमने सिंपली 66,000 का 25% लिया हुआ। इस गुडविल की कैलकुलेशन में 4500 रुपए में NCI का कोई रोल है नहीं। मैंने तो प्रेजेंट ऐसे किया ना, कल मैंने डिफरेंट तरह प्रेजेंट किया था। मैंने क्या किया था, 54,000 में से 66,000 का 75% माइनस किया था, यही आ रहा था, 4500 आ रहा था। कल जब मैंने रफ किया था तो मैंने 54,000 में से माइनस किया था, इस कोने में करके लिखा था 54,000 में से 66,000 का 75% माइनस किया था। कल ये काम किया था मैंने। तो ये जो 4500 है, इस 4500 की कैलकुलेशन में सिर्फ 54,000 इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ पेरेंट का दिया हुआ पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस गुडविल की कैलकुलेशन में चूंकि सिर्फ पेरेंट का दिया हुआ पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो इस गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस की तकलीफ भी सिर्फ पेरेंट को होनी चाहिए। तो इस कॉलम से लेस करेंगे। अगर NCI वैल्यूड एट फेयर वैल्यू हुआ तो फिर गुडविल की कैलकुलेशन में इसका भी इस्तेमाल हुआ है, इसका भी इस्तेमाल हुआ है। 1500 रुपए गुडविल ज्यादा क्यों आ रही है? NCI 16,500 की बजाय 18,000 लिख दी है। तो अब गुडविल की कैलकुलेशन में पेरेंट की फिगर भी इस्तेमाल हुई है, NCI की फिगर भी इस्तेमाल हुई है। तो गुडविल के लॉस की तकलीफ दोनों को होनी चाहिए ना। दोनों को तकलीफ पहुंचाने का तरीका यह है कि यहां से 1000 लेस कर दें। उससे क्या फायदा होगा? ये 9 की बजाय 8 आएगा, 1000 रुपए लेस हो जाएगा। इसी 8 का 75 यहां आ जाएगा, इसी 8 का 25 यहां आ जाएगा। तो 1000 रुपए की तकलीफ इफेक्टिवली दोनों जगह पहुंच जाएगी। कंक्लूजन, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस मुश्किल पोर्शन ये है जिसमें आपको खुद निकालना पड़ेगा। कुछ क्लासेस बात कराऊंगा। आसान पोर्शन, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस दिया हुआ होगा। अगर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस दिया है, एक इफेक्ट गुडविल की वर्किंग में से गुडविल में से लेस, चाहे NCI वैल्यूड प्रोपोर्शनेट हो चाहे फेयर वैल्यू, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट रिटेन अर्निंग में से लेस, किस कॉलम में से? अगर NCI प्रोपोर्शनेट शेयर है तो P वाले कॉलम से लेस, और अगर NCI फेयर वैल्यू है तो S वाले कॉलम से लेस। चैप्टर में सेट 1, चैप्टर 12 बनाया हुआ मैंने, पेज 12.1.2, 12.1.2। यहां से मैंने एडजस्टमेंट शुरू किए। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड, पेज 12.1.2। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर कंसोलिडेशन। नंबर 1 इंपेयरमेंट लॉस। इसमें ये जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पढ़ लें। पूरा जो टेबल बनाया ये मुश्किल वाला पोर्शन है, ये भी नहीं बताया। उसके बाद कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कह के मैंने पॉइंट 1 लिखा हुआ है, ये छोड़ दें। पॉइंट 2 पढ़ लें। पॉइंट 2 के दोनों कॉलम पढ़ लें। NCI इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, NCI वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। जो शुरू की 2.5 लाइनें हैं वो पढ़ लें। उसके नीचे जो बड़ा सा टेबल है वो रहने दें। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के नीचे पॉइंट 1 रहने दें। पॉइंट 2 सारा पढ़ लें।
जी जो वर्किंग एंगल की यूज करते हैं जिसमें समझो नेट एसेट्स और उसका कीवर्ड वर्किंग होती है, उसमें और इतनी वर्किंग में क्या फर्क है? आई कैप कर लो, वो कर लो, करना है तो। फर्क पूछ रहे हो? आई कैप वाले ये फिगर कैलकुलेट करते हैं एक्विजिशन डेट पे, यही फिगर दोबारा कैलकुलेट करते हैं ईयर एंड पे, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, वो ये आता है 14,000। मैं चेंजेस लिया करूंगा, एक्विजिशन डेट पे ये था, उसके बाद फॉर द पीरियड क्या हुआ, मैं वो चेंजेस यहां एडलेस करवा रहा हुआ करूंगा। आई कैप वाले ये कैलकुलेट करते हैं और इन चेंजेस के बाद एंड टोटल कैलकुलेट करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। मैं ये फिगर कैलकुलेट कराता हूं और वो चेंजेस कैलकुलेट करवाता हूं, एंड रिजल्ट सेम आ जाता है। अच्छा, ये फॉलो करना है कि वो फॉलो करना है? तो फिर कैसे चलोगे? फिर मैं जो पढ़ाया करूंगा आप उसको उससे रिलेट किया करोगे। कंफ्यूजन होगी, बाकियों को भी कंफ्यूजन होगी, मैं भी डबल डबल बता रहा हुआ करूंगा। मतलब हमने इतना कुछ पढ़ना है कंसोलिडेशन में, बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो बोर्ड पे मैं ये समझा रहा हूँ लेकिन आप वो कर रहे होंगे। पहले पढ़ी थी रिपोर्टिंग? हाँ, तो फिर पहले क्या मतलब? अरे तो भूल जाना यार उसको, अब C5 शुरू कर रहा है, इसलिए तो रिवीजन करा रहा हूँ सारी। करके देख लो, चल के देख लो। ऐसे मैंने इतनी सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करानी है, सब्सिडी का डिस्पोजल आना है, उसकी एडजस्टमेंट निकलनी है, उसका गेन निकलना है, मैं तो पूरे पास पेपर पैटर्न पे सॉल्व किया करूंगा बोर्ड पे। तो फिर आप उसको छोड़ के वो माइंड में चला रहे होगे। हाँ जी, गुडविल की इंपेयरमेंट, गुडविल की वर्किंग में से लेस और रिटेन अर्निंग में से लेस। एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो पी वाले कॉलम में से लेस, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो एस वाले कॉलम में से लेस। एक आसान सी एडजस्टमेंट और देखें, फिर ये वाली क्लास रोक देता हूं। पेरेंट और सब्सिडरी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या ना? मैडम हो गए हैं, कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? गुड सेल परचेज हो सकती हैं, सर्विसेज सेल परचेज हो सकती हैं, लोन लिया दिया जा सकता है, फिक्स्ड एसेट परचेज सेल हो सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं आपस में। अगर ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं तो वो उधार पे भी हो सकती हैं। इन शॉर्ट, ईयर एंड पे पी और एस की आपस की हुई ट्रांजैक्शंस की वजह से एक दूसरे से पेएबल रिसीवेबल आ रहा हो सकता है। अगर एक ने दूसरे को लोन दिया हुआ है तो एक के पास वो रिसीवेबल्स में आ रहा होगा, एक के पास वो लायबिलिटीज में आ रहा होगा। अगर एक ने दूसरे को गुड्स उधार पे बेची नहीं है तो एक के पास डेटर्स आ रहे होंगे, एक के पास क्रेडिटर्स आ रहे होंगे। सर्विसेज उधार पे बेची हुई है, डेटर आ रहे होंगे, क्रेडिटर आ रहे होंगे। तो अगर पी और एस का आपस की ट्रांजैक्शंस की वजह से कोई रिसीवेबल पेएबल आ रहा है, चाहे वो किसी भी नाम से, तो इसको कहते हैं इंटर कंपनी बैलेंस। जैसे मिसाल के तौर पे पेरेंट ने एस से 10,000 रिसीव करना है, तो इसके अंदर आ रहा होगा 10, और एस फिर वो पेएबल आ रहा होगा ना, इसके अंदर आ रहा होगा 10। क्या वो ग्रुप की नजर से भी रिसीवेबल पेएबल है? पी का रिसीवेबल है, एस का पेएबल है, लेकिन जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप का ग्रुप से रिसीवेबल है, ग्रुप का ग्रुप को पेएबल है। तो ये ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिसीवेबल पेएबल बनता है तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करेंगे? यहां से भी 10 माइनस कर देंगे और यहां से भी 10 माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं इंटर कंपनी बैलेंस एलिमिनेट कर देना। तो पी और एस की आपस की ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर एक दूसरे का कोई पेएबल रिसीवेबल आ रहा है तो इंडिविजुअली तो वो पेएबल रिसीवेबल ठीक है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो पेएबल है ना रिसीवेबल है। तो हमने जब पी प्लस एस किया होगा तो इसके अंदर 10 आ रहा है तो यहां से भी निकाल देंगे, इसके अंदर 10 आ रहा है यहां से भी। ये है सादी चीज। इसकी मुश्किल ये हो सकती है कि पी के रिसीवेबल्स में 10 आ रहा है, एस के पेएबल में 8 आ रहा है। हम क्या करें? यानी पी कहता है मैंने एस से 10 लेने और एस कहता है मैंने पी को 8 देने है। तो ऐसा होना चाहिए नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। या तो दोनों गलत कर रहे हैं, या कोई एक गलत कर रहा है, या दोनों अपनी जगह सही है और कोई टाइमिंग डिफरेंस है। बहुत बचपन की बात, या अगर आपको ऑडिट में या किसी और असाइनमेंट में ये तजुर्बा हुआ हो तो जैसे बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस होता है पूरा, तो हमारी बुक्स और बैंक के बैलेंस में अगर फर्क है तो हमारे एरर भी हो सकते हैं, बैंक के एरर भी हो सकते हैं और टाइमिंग डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो दोनों के बुक्स का आपस का पेएबल रिसीवेबल सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एरर भी हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है। अगर एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है तो हम उस डिफरेंस को दूर कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि पेरेंट ने एक एरर किया हुआ है जिसकी वजह से 10 आ रहा है, वरना 8 ही होना चाहिए था। तो फिर क्या करें? उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। पहले एरर ये हुआ था कि पेरेंट ने 2,000 रुपए की रिसीट रिकॉर्ड ही नहीं की थी। अब कर लें, क्या कर लें? कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो इसको यहां कैसे इनकॉर्पोरेट करूं? कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। अभी तो मैंने करंट एसेट्स लिखे हुए, हो सकता है कैश, डेटर, स्टॉक अलग अलग आ रहा हो। तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, कैश वाले ब्रैकेट में कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। गलती ठीक हो गई। ऐसा करने से अब क्या हुआ? सही डेटर्स 10 की बजाय 8 हो गए। अब क्या करें?
तो पेरेंट और एस का अगर आपस में कोई पेएबल रिसीवेबल आ रहा है, उसको कहते हैं इंटरकंपनी बैलेंस। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई पेएबल रिसीवेबल नहीं है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एलिमिनेट करना बनता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या इनके बुक्स बैलेंस आपस में एग्री कर रहे हैं कि नहीं। अगर एग्री कर रहे हैं तो ठीक है, जो बैलेंस है वो एलिमिनेट कर दें। लेकिन अगर एग्री नहीं कर रहे तो या तो कोई एरर है या टाइमिंग का डिफरेंस है। जो भी मसला है पहले उस मसले को दूर करेंगे, फिर वो मसला दूर करने के बाद यानी हमें सवाल की फिगर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, डबल एंट्री एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो फिगर्स ठीक करने के बाद अब जो सही इंटरकंपनी बैलेंस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये मैंने इससे अगले पेज पे एडजस्टमेंट नंबर 2 बता दी, पेज नंबर 3 पे एडजस्टमेंट 2 सारी बता दी। एक बार पढ़ लें सारी। हाँ नहीं पढ़ ली, चलो ठीक है। लेक्चर 47 बस।